जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं आपको मेडाइवल हिस्ट्री बता रहा था, मध्यकालीन इतिहास बता रहा था, और अब तक हम खिलजी वंश तक पहुंच चुके हैं। खिलजी वंश में मैंने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बताया, ठीक। और जलालुद्दीन खिलजी को मारकर उसका भतीजा और दामाद दोनों था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मारकर अपने सत्ता पे काबिज हो जाता है। तो अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। और ये ऐसा शख्स है कि एग्जाम की दृष्टि से तो इसको तमाम 70-80 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और जो एक मूवी इस पे बनी है, पद्मावत, आपने देखा होगा, उसमें ये एक अलाउद्दीन खिलजी एक डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी। मैं इसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जब आप अभी ये लेक्चर जब सुन लेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उस मूवी में 0.1% उसका एक एक पक्ष भी नहीं, 0.1% दिखाया गया है। अच्छा, जब ये पूरा अगर ये लोग इतिहास अच्छा से अलाउद्दीन खिलजी का पढ़े होते, इसके बाद मूवी बनाए होते, तो और जबरदस्त मूवी होती, ठीक। आज सुनिए, आप देखिए कि क्या है अलाउद्दीन खिलजी। वास्तव में अलाउद्दीन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप ध्यान से 25-30 मिनट सुनिए। इसके बाद आपको कुछ रटना भी नहीं पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाँ, ये क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि क्या कभी आपने मिलिट्री कैंटीन में सामान खरीदा है? और यदि खरीदा है, तो क्या आपको ये पता है कि मिलिट्री कैंटीन में सामान सस्ता क्यों मिलता है? पहला क्वेश्चन हो गया है। वीडियो पॉज करके सोचिएगा। दूसरा क्वेश्चन अब देखिए, क्या वर्तमान में सेना में भ्रष्टाचार होता है? तो इसको भी वीडियो पॉज करके आप सोचिएगा। इसका पूछने का मेरा कोई मकसद है, इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेना में भ्रष्टाचार, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तमाम भ्रष्टाचार हुए, वो फोर्स घोटाला, तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं, तो सेना में भ्रष्टाचार तो होता है, तो दिमाग में आपको आ रहा होगा। और उसका पहले वाले क्वेश्चन का आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो देश की सेवा कर रहे हैं, जो देश देश की सेवा कर रहे हैं, सेना में है, देश की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने उनको सामान सस्ता किया है। ये दिमाग, तो कई लोगों के दिमाग में कई चीजें आ रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि देश की सेवा कर रहे हैं लोग, इसलिए जो सामान सस्ता मिलता है। खैर, अगर आपने सोचा है, सोचा नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। इसका महत्व तो है भी, आपको ये चीज समझ में आएगी। तो भाई, मैं आपसे बताऊं कि अलाउद्दीन खिलजी के लाइफ के दो सपने थे। कौन कौन? अलाउद्दीन खिलजी के लाइफ के दो सपने थे। जैसे आपके सपने होंगे, जैसे आपके भी सपने होंगे। जो वीडियो देख रहा है, जो भी व्यक्ति वीडियो देख रहा है, सपना होगा कि आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, या कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, तमाम है। तो मान लीजिए कि आप आईएएस बनना चाहते हैं। आपका सपना क्या है? आईएएस। क्या है? आईएएस। अब आप आईएएस का आपका सपना है, तो आईएएस बनने के लिए, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? पहला तो मेरा वीडियो देखेंगे आप। मजाक कर रहा था। आप आईएएस बनने के लिए आपके दिमाग में आएगा कोचिंग, मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूं। फिर बुक लाएंगे आप, उसको पढ़ेंगे, प्लान बनाएंगे कि हाँ, मुझको ये पढ़ना है, तो कोचिंग ज्वाइन करेंगे, प्लान बनाएंगे, पढ़ना है उसको, मतलब ये किताब खरीदेंगे, तमाम चीजें करेंगे आप अपने सपने को पूरा करने के लिए, आईएएस को पूरा करने के लिए, आईएएस बनने के लिए। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की अपने लाइफ के अलाउद्दीन खिलजी के अपने लाइफ के दो सपने थे। पहला पहला सपना क्या था? भाई, मुझे पूरे विश्व को जीतना है। पूरे विश्व को जीतना है। मैंने अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता था? पूरे विश्व को जीतना चाहता था।
दूसरा सपना क्या है? एक अपना नया धर्म स्टार्ट करना चाहता था। अपना एक नया अपना एक नया धर्म स्टार्ट करना चाहता था। पूरे विश्व पहला सपना क्या था कि पूरे विश्व को जीतना है। किसकी तरह? सिकंदर की तरह। जैसे सिकंदर ने पूरे विश्व को जीता, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के दो सपने थे। पहला तो पूरे विश्व को जीतना है, दूसरा एक अपना नया धर्म चलाना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के एक दोस्त थे, उनका नाम था कोतवाल शाह। उन्होंने कहा कि भाई इस विचार को जो है आप छोड़ दीजिए, ये विचार नहीं ठीक है, इस विचार को क्या करिए, छोड़ दीजिए। तो खिलजी अलाउद्दीन खिलजी मान गया इस विचार को। मतलब वो एक नया धर्म चालू करना चाहता था और ये चाहता था कि जो मैं नया धर्म चालू करूं इसको सब लोग माने। लेकिन इनके मित्र कोतवाल शाह उन्होंने कहा कि भाई इस विचार को छोड़ दीजिए, इसको जो है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि चलिए ठीक है, इस विचार को मैं छोड़ देता हूं, लेकिन पूरे विश्व को जीतूंगा जरूर। ये जिद थी उसकी, मैं पूरे विश्व को जीतूंगा जरूर। क्यों? क्योंकि मध्यकाल में ये नहीं जीतेंगे तो कोई और जीत लेगा। मध्यकाल में वही लड़ाई झगड़ा मारपीट ही होता था। बिना कोई मारपीट किए, झगड़ा किए, युद्ध किए कोई लंबे समय तक शासन पे नहीं टिक सकता था। तो इन भाई साहब की, अलाउद्दीन खिलजी की जिद थी कि मैं पूरे विश्व को जीतूंगा, जरूर जीतूंगा। किसकी तरह? किसकी तरह? अभी मैंने आपको बताया। तो ठीक है, पूरे विश्व को जीतना है। अब आप जैसे आईएएस बनने के लिए आपके कई आपने किया ना कोचिंग ज्वाइन किया, इसी प्रकार ये पूरे विश्व को इनको जीतना है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? अगर आपको ही पूरे विश्व को जीतना है तो क्या करेंगे आप? दो चीजें आपके दिमाग में आएगी। पहला आएगा कि एक मजबूत और बड़ी सेना चाहिए। जाहिर सी बात है, बहुत बहुत ये रॉकेट साइंस है नहीं। आप भी सोच सकते हैं कि भाई मुझे अगर, वो भी मध्यकाल में, एक मजबूत और बड़ी सेना चाहिए। और दूसरा, ढेर सारा पैसा चाहिए। ढेर सारा पैसा चाहिए यानी धन चाहिए। तो भाई पूरे विश्व को जीतने के लिए एक मजबूत और बड़ी सेना और ढेर सारा धन चाहिए। आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि हाँ ये चाहिए मध्यकाल में। तो एक मजबूत और बड़ी सेना और धन चाहिए। अब देखिए कि अलाउद्दीन जो है, अलाउद्दीन खिलजी जो है, एक मजबूत और बड़ी सेना और धन के लिए क्या क्या करेगा। ढेर सारा धन इकट्ठा करने के लिए क्या क्या करेगा, एक मजबूत और बड़ी सेना बनाने के लिए क्या क्या करेगा। तो एक मजबूत और बड़ी सेना बनाने के लिए क्या करेगा? सैन्य सुधार करेगा। सैन्य सुधार करेगा। और क्या करेगा? सेना में जो भ्रष्टाचार होता है उसको दूर करेगा। एक मजबूत और बड़ी सेना के लिए सैन्य सुधार करेगा, या और भ्रष्टाचार, सेना में जो भ्रष्टाचार उसको दूर करेगा। अच्छा, धन, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करना, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करना है। आपको ही बहुत ज्यादा पैसा अगर इकट्ठा करना है या धन की बचत करनी है या पैसे की बचत करनी है तो आप क्या करते हैं? पहला काम तो ये करते हैं कि अपना खर्च कम कर देते हैं। खर्च कम, पहला काम क्या है? खर्च कम कर देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? कि अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। जो आप कमा रहे हैं सोचेंगे कि आप जैसे 10 रुपए कमा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि 20 रुपया कमाऊं। आमदनी बढ़ाएंगे। तो अलाउद्दीन खर्च को कम करने के लिए क्या करेगा और आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करेगा? तो खर्च को कम करने के लिए क्या करेगा? बाजार नियंत्रण की नीति लाएगा। अभी ये क्या है क्या नहीं है सारी चीजें मैं आपको एकदम डिटेल बताऊंगा। इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत। बाजार नियंत्रण की नीति लागू करेगा। और आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करेगा? लैंड रिफॉर्म करेगा। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या हुआ हिंदी में? भूमि
भूमि सुधार करेगा। ठीक। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी की लाइफ के जो सपना है कि पूरे विश्व को जीतना है। विश्व को जीतने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए और एक मजबूत बड़ी सेना चाहिए। मजबूत बड़ी सेना के लिए वो क्या अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, सैन्य सुधार करता है और ढेर सारा धन इकट्ठा करने के लिए पहला तो खर्च कम करता है और आमदनी बढ़ाता है। खर्च कम करने के लिए बाजार नियंत्रण की पॉलिसी लाता है और आमदनी बढ़ाने के लिए भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म करता है। ठीक। अब आइए हम एक एक को समझते हैं कि सैन्य सुधार, बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार ये सब हैं क्या। तो सबसे पहले हम क्या किसको देखते हैं, सैन्य सुधार को देखते हैं। तो मैं आपको प्राचीन इतिहास जब बता रहा था तो उसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, सेना का प्रारंभिक रूप मिलिशिया के बारे में बताया था। सेना का प्रारंभिक रूप मिलिशिया, यानी कि प्राचीन काल में जो सेना होती थी वो कैसी होती थी। जो प्रारंभिक रूप था सेना का प्रारंभिक रूप, और वो कब होता था, प्राचीन काल में। किस रूप में, उसको हम क्या कहते थे, उस रूप को, सेना के प्रारंभिक रूप को हम क्या कहते थे, मिलिशिया। MILITIA, मिलिशिया। ये क्या है, थोड़ा इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक गांव है और ये एक गांव है, दो गांव हो गए। अब देखिए इसमें, इस गांव में एक लड़का है और इस गांव में एक लड़का है। गांव वाला उदाहरण ले रहा हूं तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब इस गांव के लड़के को ये लड़का जो है खूब इनको बल भर पीट दिया, किसी कारणवश बल भर इनको इनको खूब पीट दिया। अब जब इनको पीट दिया तो ये भागते भागते आए अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्त यारों के पास। भाई ने इसने मुझे इस गांव के लड़के ने मुझे बहुत पीटा है। तो क्या करेंगे ये लोग सारे जो है, सारे लोग क्या करेंगे, इनके दोस्त यार, इन भाई साहब के इनके दोस्त यार सब लोग जो है इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा होके सब लोग कोई अपना अपना हथियार ले लेंगे, कोई लाठी कोई डंडा। गांव में क्या होता है, कोई लाठी कोई डंडा, कोई भाला कोई फड़ुआ कोई कुछ भी, कोई कुदाल, मतलब कुछ भी लेके अपना जिसका जिसके पास जो हथियार रहेगा, सभी सैनिक जो है यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और जब ये आदमी जानेगा कि इधर से लोग आ रहे हैं, इस गांव के लोग भी आएंगे, इधर से भी लोग आएंगे, इधर से भी लोग अपने अपने हथियार लेकर आएंगे। ठीक। अब दोनों गांव के लोग आ गए, इनके दोस्त यार मित्र गांव के लोग क्या क्या लेके, अपने अपने हथियार लेके आ गए। अब यहाँ पे होगा भयंकर युद्ध होगा, दोनों लोगों में भयंकर युद्ध होगा। और जब युद्ध हो जाएगा तो फिर लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जरूरत जरूरत पड़ने पर सेना का गठन सेना का गठन हो गया। देखो, कुछ करना नहीं पड़ा, जरूरत पड़ने पर सेना का गठन। और जब जरूरत पड़ने पर सेना का गठन होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिलिशिया। MILITIA, इसी को हम क्या कहते हैं, सेना का प्रारंभिक रूप मिलिशिया। यानी कि जरूरत पड़ने पर सेना को गढ़ लिया जाता था, काम खत्म, अब सब लोग अपने अपने घर। तो प्राचीन काल में ऐसे ही होता था। तो प्राचीन काल में सेना कौन होती थी, वही कबीले के लोग होते थे। कबीले के लोग इकट्ठा हो जाते थे जरूरत पड़ने पर, फिर अपने अपने घर चले जाते थे युद्ध करके। ठीक। लेकिन जब मध्यकाल आएगा तो मध्यकाल में एक कंसेप्ट आएगा, स्टैंडिंग आर्मी, अस्थाई सेना का एक कंसेप्ट आएगा। क्या होगा इसमें, अस्थाई सेना में, कि अब क्या होगा, राजा लोग क्या करेंगे कि सैनिकों की बाकायदे नियुक्ति करेंगे और उनको नगद वेतन भी देंगे और उनकी ट्रेनिंग भी कराएंगे। माने एक अस्थाई सेना बनाएंगे। क्या क्या मैंने बोला, एक अस्थाई सेना। क्या आएगा, स्टैंडिंग आर्मी का एक कंसेप्ट आएगा, स्टैंडिंग आर्मी।
इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? अस्थाई सेना। यानी कि अब जो है बकायदे नियुक्त बकायदे सेना की नियुक्ति होगी और उनको नगद वेतन दिया जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा कि एक अपनी स्टैंडिंग सेंट्रल आर्मी बनाएगा। क्या बनाएगा? बकायदे अपनी एक स्टैंडिंग सेंट्रल आर्मी, अस्थाई केंद्रीय सेना बनाएगा। अलाउद्दीन क्या करेगा? अस्थाई केंद्रीय सेना बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज देखिए, अस्थाई केंद्रीय सेना ये बना रहा है, स्टैंडिंग सेंट्रल आर्मी बना रहा है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के पहले जो राजा थे, जैसे मैंने आपको इल्तुतमिश के बारे में बताया था। इल्तुतमिश क्या था? मान लीजिए जैसे यहाँ पे इल्तुतमिश मैंने बताया कि इल्तुतमिश यहाँ था, तो इसने क्या किया था कि अपने राज्य को कई भागों में विभाजित कर दिया था और उन विभाजित राज्यों में सामंतों को रख दिया था या अपने गुलाम को रख दिया था। सभी में गुलाम, सभी में सामंत थे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी जगह गुलाम थे। बीच में इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश भी अपने थोड़ा बहुत सैनिकों को अपना रखता था और ये लोग भी अपने सैनिकों को रखते थे, सामंत लोग भी। तो कहीं कभी इल्तुतमिश को जब कहीं बाहर युद्ध करने के लिए जाना होता था, तो इन लोगों का भी सहारा लेना पड़ता था, अपने सामंतों का भी सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि इनके पास सेना कम है, इनकी भी सेना है, इनकी सेना सामंतों के कंट्रोल में है। तो इन सामंतों पर भी निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अलाउद्दीन क्या करेगा कि ये सारी निर्भरता खत्म करके एक स्टैंडिंग सेंट्रल आर्मी गठित करेगा, एक अपनी केंद्रीय सेना बनाएगा। ठीक। और देखिए, जब किसी की किसी को अस्थाई रूप से आप कब रखते हैं, किसी को अस्थाई रूप से आप नौकरी कब देंगे? तब देंगे जब आपके पास किसी काम का नियमित जरूरत हो, कोई काम नियमित करना हो, तब आप किसी को नियुक्ति अस्थाई देते हैं। भाई, मान लीजिए कि आपको कोई, मान लीजिए आपके भट्ठा मालिक आप हैं, अब उसमें अब देखिए कि आपको किसी की बार बार जरूरत पड़ेगी उसी काम की, तो आप क्या करेंगे? एक अस्थाई नियुक्ति किसी को दे देंगे, हाँ तुम ये चीज देखो। तो सैनिकों को बार बार मध्यकाल में आक्रमण होता था, तो सैनिकों की जरूरत पड़ती ही थी। तो इसलिए जो है एक अस्थाई सेना बनानी पड़ी, क्योंकि बार बार युद्ध करना है, तो इसीलिए नगद वेतन दिया जाता है। अस्थाई सेना बनाने के लिए ही नगद वेतन दिया जाता है। ठीक। तो क्या करेगा अलाउद्दीन खिलजी कि ये सारी निर्भरता खत्म करके एक अस्थाई केंद्रीय सेना, स्टैंडिंग सेंट्रल आर्मी बनाएगा। अच्छा, अब बकायदे सेना उना तो बना लिया, इनको नगद वेतन देगा, नगद वेतन भी दे रहा है। ठीक। स्टैंडिंग सेंट्रल आर्मी बनाया, अब इनको नगद वेतन भी देना चालू कर दिया। इनका बकायदे प्रशिक्षण भी करेगा, इनको बकायदे प्रशिक्षित भी करवाएगा। ठीक। तो सेना तो बन गई, वेतन, लेकिन अगर वेतन जो ये दे रहा है नगद वेतन, यदि वेतन इसको अलाउद्दीन खिलजी को यदि वेतन इसको राजकोष से देना हो, यदि वेतन इसको राजकोष से देना हो, तो राजकोष जो है महज चंद दिनों में सब बजट हो जाएगा। भाई, इतनी बड़ी सेना है और राजकोष पे ही निर्भर अगर रहेगा, तो महज क्या होगा? राजकोष इसका क्या हो जाएगा? सफाया हो जाएगा। तब क्या करेगा? तब क्या करेगा कि जो सेना का खर्च है, जो जो सेना का खर्च है, उसको क्या करेगा? कम करेगा। सेना का खर्च कम करेगा और आमदनी अपनी बढ़ाएगा। भाई, अब तो सेना वना बना लिया बकायदे, सेना तो बना लिया, लेकिन सेना को जो है नगद वेतन भी देना है, और नगद वेतन राजकोष से देगा तो ज्यादा दिन तक राजकोष चल नहीं पाएगा, इतनी बड़ी सेना। तो क्या उसके दिमाग में क्या आएगा कि भैया सेना का खर्च ही कम कर दे और आमदनी अपनी बढ़ाया, तो धन भी मिलेगा, और सेना का जब खर्च कम होगा तो हमारा धन बचेगा, यानी धन ही भी इकट्ठा होगा। तो आमदनी बढ़ाने के लिए तो मैंने बताया कि लैंड रिफॉर्म करता है, ये तो मैंने आपको बताया कि भूमि सुधार करता है। और सेना का खर्च कम कैसे करता है, ये थोड़ा समझिए आप। सेना का खर्च कम कैसे करता है?
जैसे देखिए सुनिए, जैसे मान लीजिए, अच्छा, सेना का खर्च कम करने के लिए क्या लागू करता है? बाजार नियंत्रण की नीति लाता है। बाजार नियंत्रण की नीति लाता है। ये किस चिड़िया का नाम है भाई? बाजार नियंत्रण की नीति। सेना का खर्च कम करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति लाता है, ये किस चिड़िया का नाम है? ऐसे समझिए इसको कि उस काल में मानिए, उस काल में मानिए कि दाल 100 रुपया किलो मिल रही थी। तो अलाउद्दीन क्या करेगा? कहेगा भैया, अपने सैनिकों को कहेगा भैया ऐसा है, अपने अधिकारी को कहेगा कैसा है कि अब आज से जो दाल 100 रुपया किलो थी वो 10 रुपया सबको देना है भाई। अगर किसी ने 11 रुपया किया तो उतना मांस काट कर हम उतना उसका मांस हम काट लेंगे। तो अब देखिए, दाल 100 रुपया है, अब मान लीजिए तेल 500 रुपया किलो है, कहेगा उसको कि 5 रुपया किलो, आज से तेल अब 5 रुपया किलो हो जाए। तो सामान को सस्ता कर रहा है। अच्छा, इसके लिए क्या करेगा कि वो बाकायदे अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, देखो भाई कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। अच्छा, सामान्य का मूल्य तो कम कर दिया। सामान्य के मूल्य के कम करने से क्या फायदा होगा? मान लीजिए किसी सैनिक का खर्च पहले 50 रुपए में चलता था। जब अलाउद्दीन खिलजी ये बाजार नियंत्रण की पॉलिसी लागू करेगा, अब इसका खर्च कितने में हो जाएगा? 10 रुपए में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाजार नियंत्रण की नीति से सामान सस्ता हो जाएंगे, और जब सामान सस्ता हो जाएंगे तो इन लोगों का जो खर्च रोज है वो भी कम हो जाएगा। तो वेतन इन लोगों को कम देना पड़ेगा। मान लीजिए पहले वेतन 50 रुपया देना था, अब वेतन 10 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि वेतन अब कम देना पड़ेगा। बाजार नियंत्रण की पॉलिसी से क्या होगा? वेतन सैनिकों को कम देना पड़ेगा और उनका खर्च भी चल जाएगा। समझ रहे हैं बात? समझ में आ रही है बात? ठीक। तो अच्छा, बाजार नियंत्रण की नीति आपको समझ में आई होगी कि कैसे क्या करता है। क्या करता है कि पहले जो रेट था उस रेट को एकदम डाउन कर देता है और कहता है कि जो मैं रेट तय किया हूं, अगर उससे 1 रुपया भी ज्यादा आपने लिया तो उतना मांस मैं आपको काट लूंगा। और इसको इस बाजार नियंत्रण की पॉलिसी को क्या करेगा कि जो दिल्ली और आसपास के जो क्षेत्र थे, जो जहां जहां उसके सैनिक थे, वहां सबको लागू करवा देगा। और एक बात आप तैजुग मानिए कि अलाउद्दीन खिलजी जब तक जिंदा था, जो इसने रेट तय कर रखा था, वो रेट उसके पूरी लाइफ में न कभी घटा न कभी बढ़ा। इतना स्ट्रिक्ट प्रशासन उसका था। मैंने प्रशासन सोचिए कितना मजबूत था कि जो रेट अलाउद्दीन खिलजी ने तय कर दिया था, न उस रेट से कम कभी हुआ न उस रेट से कभी ज्यादा हुआ। इसीलिए जब अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है तो ये सारी चीजें कोलैप्स कर जाती हैं, क्योंकि इस तरह से कोई प्रशासन कर नहीं पाया। तो बाजार नियंत्रण की पॉलिसी आपको समझ में आई होगी। क्यों लागू किया? क्योंकि सेना का खर्च उसको कम करना है। अब उसको वेतन कम देना पड़ेगा जब सामान सस्ता हो जाएगी तो ये चीज आपको कुछ समझ में आई? अब सेना बकायदा सेना की तो व्यवस्था कर दिया, वेतन वोतन सारी चीजें कर दिया। अब उसमें क्या करेगा? सेना में भ्रष्टाचार भी होता है। सेना में भ्रष्टाचार भी होता है, जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन एक पूछा था। तो जब सेना में भ्रष्टाचार होता है तो इसको कैसे कम करेगा? अच्छा, पहले कैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय भ्रष्टाचार होता कैसे था, थोड़ा इसको समझिए, फिर उसको हटाएगा कैसे खिलजी, फिर इसको समझेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए कि मैं अलाउद्दीन खिलजी का अधिकारी हूं जो सेना को वेतन देता हूं। ठीक। अब मेरे पास पहले वेतन कैसे मिलते? तो घोड़े के हिसाब से, जिसके पास जितना घोड़ा उसको उतना ज्यादा वेतन। तो मान लीजिए कोई सैनिक आया, कहा हुजूर मेरे पास एक घोड़ा है, हुजूर पर मेरे पास एक घोड़ा है। तो मान लीजिए मैंने 100 रुपया तय किया है, हाँ चलो ठीक है। आया, मैंने एक घोड़ा देखा, सैनिक को देखा, 100 रुपया दिया गया। फिर दूसरा आया, उसको भी मैंने देखा कि हाँ हुजूर मेरे पास 2 घोड़े हैं, तो उसको 200 रुपया दिया, वो भी चला गया। तीसरा है, उसके पास कहा मेरे पास आप 5 घोड़े हैं, तो 5
माने घोड़े के हिसाब से वेतन दिया जाता, सैनिकों को वेतन पहले घोड़े के हिसाब से दिया जाता था। तीसरा आया, कहा मेरे पास 5 घोड़े हैं, उसको ₹500 मैंने दिया, वो भी चला गया। अब चौथा जब आएगा तो क्या करेगा कि जो जो घोड़ा एक लेकर गया था, वही घोड़ा दूसरा सैनिक लेकर चला आएगा। समझे बात कि नहीं समझे? जो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, अब कोई पहचान तो है नहीं, घोड़ा लेकर गया, फिर वही घोड़ा दूसरा सैनिक, कोई और सैनिक लेकर चला आया, कहा हुजूर मेरे पास भी ये घोड़ा है, उसको भी 100 रुपए। इसी प्रकार कोई और उसी घोड़े को फिर कोई लेकर चला आया, वो कहा हुजूर मेरे पास भी घोड़ा है। अच्छा, घोड़े की कैटेगरी के हिसाब से भी पैसे मिलते थे, कैसे? जैसे अगर शुद्ध अरबी घोड़ा है तो उसका दाम ज्यादा, जैसे 100 रुपया मान लीजिए शुद्ध अरबी का, उससे कम है तो 50 रुपए। अब भारतीय खच्चर और टट्टू लेकर कोई चला आया तो मान लीजिए 25 रुपए। तो घोड़े के कैटेगरी के हिसाब से भी पैसे मिलते थे। आओ, अब देखिए कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। एक सैनिक घोड़ा लेकर आया, लेकर चला गया वो, फिर वही घोड़ा दूसरा सैनिक लेकर चला आया, कहा हुजूर मेरे पास भी एक घोड़ा है। अब मैंने तो अपने रिकॉर्ड में नोट किया है कि मेरे पास जो है कुल टोटल 200 घुड़सवार है। पता चला कि कभी मुझे किसी से युद्ध करना है, मैंने कहा कि आक्रमण, मेरे रिकॉर्ड में 200 है। मैंने कहा आक्रमण, क्या पता था पीछे 2 घोड़े भी नहीं है। रिकॉर्ड में मेरे पास 200 है, मौके पे को घोड़ा नहीं मिला। समझे बात? तो अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा कि अब कोई सैनिक जब कोई घोड़ा लेकर आएगा तो बकायदे घोड़े पे ठप्पा मार दिया जाएगा, यानी कि मुहर मार दी जाएगी, ठप्पा मार दी, जिससे कि यह पहचान हो सके, जिससे कि कोई और सैनिक उसी घोड़े को दोबारा लेकर ना आए। और जो सैनिक घोड़ा लेकर आएगा उसका मतलब दाग दिया जाएगा, घोड़े को क्या किया जाएगा, दाग दिया जाएगा, ठप्पा मार दिया जाएगा, दाग दिया जाएगा। और जो सैनिक घोड़े को लेकर आएगा, बकायदे सैनिक का हुलिया नोट किया जाएगा, उसके शरीर में कहीं कोई कट का निशान, उसकी लंबाई कितनी है, उसका चेहरा कैसा है, सारी चीज नोट की जाएगी और घोड़े पे दाग दिया जाएगा। अब कोई अगर घोड़ा दोबारा घोड़ा लेकर कोई आ नहीं पाए, क्योंकि वो घोड़ा क्या है, उस पर दाग दिया गया है। और सैनिक की हुलिया नोट की जाएगी। तो क्या करता है भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, दाग एवं हुलिया की प्रथा लाता है अलाउद्दीन खिलजी। क्या लाता है? दाग व हुलिया की प्रथा लाता है। समझ में आई बात? दाग और हुलिया क्या है, क्यों ला रहा है, क्या दिक्कत है? जो भ्रष्टाचार होते थे सेना में उसको समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या रहा है, दाग एवं हुलिया की प्रथा ला रहा है। तो भाई सेना बना ली, मजबूत सेना बना ली, उसका वेतन भी कर लिया, खर्च कम करके बाजार नियंत्रण की पॉलिसी करके भी कर लिया। इसके बाद भ्रष्टाचार भी दूर कर लिया। अब उसको पैसा भी तो चाहिए। अभी तो सेना का खर्च कम करके पैसा इकट्ठा किया कुछ, लेकिन आमदनी भी तो बढ़ानी है भाई। खर्च धन इकट्ठा करेंगे तो कैसे धन इकट्ठा करें, एक तो खर्च कम करिए अपना, एक तो आमदनी बढ़ाइए। तो खर्च कम करने के लिए तो अपना क्या किया, सेना का खर्च कम कर दिया, बाजार नियंत्रण की पॉलिसी लागू कर दिया। लेकिन आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करेगा, लैंड रिफॉर्म करेगा, भूमि सुधार करेगा। ये किस चिड़िया का नाम, इसको भी थोड़ा ये समझते हैं। मान लीजिए कि ये टोटल अलाउद्दीन खिलजी का लैंड है, ठीक? अलाउद्दीन खिलजी का क्या है, लैंड है। अब अलाउद्दीन, पहले के राजा लोग क्या करते थे, पहले के राजा लोग कि जैसे किसी को गिफ्ट में कोई भूमि दे दी, मान लीजिए कि क्या करते थे लोग, इनाम में, उपहार में, गिफ्ट, पहले के राजा लोग ऐसे ही जमीन को गिफ्ट में दे, लैंड को गिफ्ट दे दिया करते थे कि हाँ भैया, इतना इतना ये लैंड है, इतना मैं आपको गिफ्ट देता हूँ। पहले के राजा लोग, अलाउद्दीन खिलजी से पहले के राजा लोग क्या करते थे, ऐसे ही इनाम उपहार गिफ्ट में लैंड को दे दिया करते थे। और क्या करते थे पहले के राजा लोग,
ऐसे ही एक रफ मेजरमेंट करके, एक रफ मेजरमेंट हुआ ऐसे मोटी मोटा कि भैया इतना टुकड़ा, मैं जमीन का टुकड़ा ये मैं दे रहा हूँ, और इस पे मुझे 100 रुपया जो है राजस्व दे दीजिएगा। पहले के राजा लोग, तो पहले के राजा लोग इनाम उपहार में जमीन गिफ्ट कर देते थे। एक रफ मेजरमेंट या ऐसे ही जमीन का टुकड़ा देख के कह रहे थे कि इस पे मुझे 100 रुपया राजस्व चाहिए, इसको दे देते थे। ठीक। और तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा कि ये जो इनाम उपहार ये गिफ्ट, इन सारी जमीनों को जब्त कर लेगा। मतलब जितने भी अनुदान की जमीनें हैं, लैंड है, भूमि है, सबको जब्त कर लेगा। इन सबको क्या करेगा, जब्त कर लेगा। और जब्त करके क्या करेगा, उसको क्या कर, किस भूमि में कन्वर्ट कर देगा, राज्य की भूमि में, राज्य की भूमि में कन्वर्ट कर देगा। और उस समय राज्य की भूमि को क्या कहा जाता था, खालसा, खालसा या खालिसा। तो सारी जितनी भी इनाम उपहार गिफ्ट की जमीनी थी सबको जब्त किया, उसको राज्य की भूमि में कन्वर्ट किया, और उस समय राज्य की भूमि को खालसा या खालसा कहते थे। अब और क्या करेगा, ये जो पहले रफ मेजरमेंट या ऐसे ही जमीन के टुकड़े को राजा लोग दे देते थे, अब क्या करेगा अलाउद्दीन खिलजी, क्या करेगा, बकायदे भूमि माप कहेगा। अब कुछ नहीं, अब किसी को भी भूमि का टुकड़ा देना है तो पहले भूमि का मापन किया जाएगा, और भूमि के मापन के आधार पे मैं राजस्व तय करूंगा कि इतना है, अब इतना राजस्व होगा। तो बकायदे क्या करेगा, भूमि का पहला शासक है जो भूमि का मापन कराता है। अब भूमि के मापन के आधार पर राजस्व तय करेगा। और जो लैंड रिवेन्यू लोग वसूलते थे, पहले 33% हुआ करता था, इसने क्या किया कि अब मुझे 50% रिवेन्यू चाहिए भाई। कितना, 50% रिवेन्यू कर देगा। भू राजस्व कितना कर देगा, 50%। 1/6, 1/3 भी होता था, 1/8 भी होता था, लेकिन अब क्या करेगा, 1/2 कर देगा कि अब मुझे भू राजस्व 1/2 चाहिए। और क्या करेगा पैसा कमाने के लिए, और क्या करेगा वो, और जो बकाया भू राजस्व या किसी के पास जो फवाजिल बचता था, फादिल जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में फादिल कहते हैं, वो फवाजिल है। जो फवाजिल रहता था, जो बकाया भू राजस्व रहता था, उसको भी भैया कि अब कुछ नहीं, जितना भी बकाया है सब दे दो, सब दे दो भाई, नहीं तो फिर खैर नहीं है। तो सबसे जितना भी बकाया है सबको जब्त करेगा। इसके लिए क्या करेगा कि एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा, दीवाने मुस्त खराज की नियुक्ति करेगा। तो क्या करेगा, बकाया भू राजस्व की, बकाया भू राजस्व भी वसूलेगा, बकाया भू राजस्व भी वसूलेगा। इसके लिए दीवाने मुस्त खराज बनाएगा। और जो पहले के राजा जो केएमसी की नियुक्ति करते, खुद केएमसी एक एक होते थे, वंशानुगत अधिकारी होते थे। केएमसी जो लैंड रिवेन्यू, जो भूमि भू राजस्व को वसूलते थे, वसूल के राजा को देते थे, और बदले में अपना क्या करते थे, कमीशन लेते थे। केएमसी मतलब खूत मुकद्दम, खूत मुकद्दम चौधरी, खूत मुकद्दम चौधरी। ये लोग क्या थे, एक वंशानुगत अधिकारी थे, मतलब इनका बेटा ही केएमसी बनेगा, फिर इनका बेटा केएमसी बनेगा, ऐसे कर। इन लोगों का क्या काम था कि जो भू राजस्व था उसको वसूलना, और उस भू राजस्व के ले को राजा को देना, बदले में कमीशन प्राप्त करना। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा कि इन लोगों की वाट लगा देगा, इन लोगों की खूब तोड़ाई करेगा, खूब परेशान करेगा इन लोगों को। और बर्नी बड़ा खुश होता है। बर्नी को मैंने बताया था, बर्नी कौन, लेखक। बर्नी बड़ा खुश होता है कि जब इन लोगों की तोड़ाई करने लगता है, इन लोगों को एकदम किनारे कर देता है, तो बर्नी बड़ा खुश होता है, कहता है, क्योंकि कहता था कि ये हिंदू हिंदू धर्म के लोग, ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते थे इसमें। तो अब क्या है कि हिंदू धर्म की जो महिलाएं पहले बड़ा सोना वोना पहनती थी, अब क्या करती हैं, अब मुस्लिमों के घर में जाके बर्तन धोती हैं। ये कौन कहेगा, बर्नी कहेगा। तो खूत मुकद्दम चौधरी की वाट लगा देगा,
कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कहेगा भैया अब तुम लोगों का कोई जरूरत नहीं है। दीवाने मुफ्त खराज बनाएगा, जो बकाया भूरा जो उसको वसूलेगा, सारा इनाम उपहार सब जब्त कर लेगा, पहली बार भूमि का मापन कराएगा। ठीक। इसके बाद किसी के पास यदि घर है तो कहेगा भैया तुम्हारे पास घर है तो घर ही कर देना पड़ेगा। कोई बेचारा जंतु जानवर रखा है तो कहेगा जानवर रखे हो तो तुमको चरी कर देना पड़ेगा। तो घरी कर, चरी कर, घरी कर, चरी कर, ये तमाम चीजें कर रहा है किसके लिए? धन इकट्ठा करने के लिए। देखिए, इनाम, उपहार, गिफ्ट सब जब्त करके राज की भूमि में कन्वर्ट कर दे रहा है। पहले भू राजस्व कम था, उसको बढ़ा के 50% कर दिया। इसके बाद जो बकाया भू राजस्व था उसके लिए दीवाने मुफ्त खराज की नियुक्ति करता है, अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अच्छा, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है, जैसे आमिल, मुशरीफ, इन लोगों की नियुक्ति भी करता है। पहली बार भूमि का मापन करा के राजस्व तय करता है। घरी कर लगाता है, चरी कर लगाता है, खुद मुकद्दम चौधरी लोगों की वाट लगा देता है। वाट मतलब एकदम चिथड़ा उधेड़ देता है। अब बर्नी कहता है इन लोगों के बारे में, इनकी जो हिंदू धर्म की जो इनकी जो महिलाएं बड़े सोना वोना पहन के बैठती थी पहले, अब जो है जाके मुस्लिम के घर में क्या करती हैं? बर्तन धोती हैं। ये कौन कहता है? बर्नी कहता है। ठीक। तो देखिए कि अलाउद्दीन कर क्या रहा है पैसे कमाने के लिए। कितनी चीजें देखिए, लैंड रिफॉर्म में क्या क्या कर रहा है। अभी मैंने आपको सैन्य में बताया, उसमें सेना को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया। अब देखिए धन कमाने के लिए क्या क्या कर रहा है। मतलब आप देखिए कि एकदम अलग पर्सनालिटी, एकदम अलग। अब आप आगे देखिए, जब इसका मैं युद्ध के बारे में बताऊंगा तो उसके बारे में भी बड़ा है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, और उसमें एक विजय है राणा रतन सिंह की, जो पद्मावत में दिखाया गया एक विजय। अब इतना ये चीज, इसके बाद तमाम युद्ध जीतता है, सारी चीजें हैं। उसके एक 0.1% को केवल पद्मावत में दिखाया गया है। पूरा दिखा दो तो साला हच सच में मैं बता रहा हूं कि एक नंबर की मूवी बनती और जबरदस्त मूवी बनती। तो अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ये सब सारी चीजें कर क्यों रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी है क्या, इसकी आइडियोलॉजी है क्या। अच्छा, अब ये सारी चीजें हो गई तो अलाउद्दीन खिलजी भाई, इसका क्या सपना था? सिकंदर की तरह पूरे विश्व को जीतना। तो भाई जब सिकंदर की तरह पूरे विश्व को जीतेगा तो सिकंदरे सानी की उपाधि भी धारण करेगा, और इसके सिक्कों पर सिकंदरे सानी जिक्र भी मिलता है। तो सिकंदर की तरफ विजय का मतलब सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण करता है। अब आइए हम इस सारे पॉइंट को, उसको हम सारे पॉइंट को देख ले। सबसे पहले हम सैन्य सुधार। एक मजबूत व बड़ी सेना के लिए सैन्य सुधार करता है। तो सैन्य सुधार में क्या क्या करता है देखिए इसको ध्यान से। एक स्टैंडिंग सेंट्रल आर्मी, अस्थाई सेना बनाता है। यानी आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले अस्थाई सेना किसने बनाई, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अस्थाई सेना किसने बनाई, या सबसे पहले अस्थाई सेना किसने बनाई? किसने बनाई? अलाउद्दीन खिलजी। ये हो गया। अच्छा, नगद, सबसे पहले नगद वेतन किसने जारी किया? अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले दाग व हुलिया की प्रथा किसने लागू की, या दाग व हुलिया की प्रथा किसने लाया? अलाउद्दीन लाए। अच्छा, गुप्तचर व्यवस्था को इन्होंने संगठित किया, ऑर्गेनाइज्ड किया आगे चल के। पहले गुप्तचर व्यवस्था तो पहले से ही थी, लेकिन उसको आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी इसको क्या करता है? ऑर्गेनाइज्ड करता है, संगठित करता है। अच्छा, डाक व्यवस्था पूछा जाएगा कि डाक व्यवस्था किसने लागू किया? डाक व्यवस्था का मतलब घोड़े को ले आना ले जाना, ये वाला। तो ये किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि आर्थिक सुधार में देखिए बाजार नियंत्रण की नीति लाता है, बाजार नियंत्रण की पॉलिसी। तो पूछा जाए क्वेश्चन नाम में आपसे कि बाजार नियंत्रण की नीति कौन लाता है? अलाउद्दीन खिलजी लाता है। अब आइए हम देखते हैं लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। समस्त अनुदान भूमि जब्त कर राज्य की भूमि में कन्वर्ट कर दिया।
यानी कि खालसा। राज्य की भूमि को उस समय क्या कहते थे? खालसा। तो जितनी भी अनुदान की भूमि थी सब जब्त कर ले रहा है और उसको राज्य की भूमि में कन्वर्ट कर दिया। ये पहला व्यक्ति है जिसने भूमि का मापन करवाया। अलाउद्दीन खिलजी पहला व्यक्ति है जिसने भूमि का मापन करवाया। अच्छा, इसी के समय अलाउद्दीन खिलजी के समय आप देखिए कि सारी अनुदान भूमियों को जब्त करके खालसा बना रहा है, यानी कि इसके समय ही खालसा सबसे ज्यादा। खालसा किसके समय होगा? इसी के समय खालसा भूमि सबसे ज्यादा किसके समय होगा? अलाउद्दीन खिलजी के समय, क्योंकि सारी भूमियों को जो अनुदान भूमि जब्त करके खालसा में कन्वर्ट कर ले रहा है। ठीक। अच्छा, भूमि का मापन सबसे पहला व्यक्ति है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भूमि की माप कराने वाला पहला व्यक्ति कौन है? कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। यानी कि ये भूमि के माप के आधार पर राजस्व निर्धारित, भू राजस्व निर्धारित करता था। दूसरा व्यक्ति कौन आएगा? सिकंदर लोधी आएगा। भू राजस्व का क्रमिक डेवलपमेंट कैसे है? अलाउद्दीन खिलजी शुरुआत कर रहा है, फिर सिकंदर लोधी उसको आगे बढ़ाएगा, फिर इसके बाद शेर शाह सूरी, फिर इसके बाद अकबर। तो ये एक क्रमिक डेवलपमेंट है भू राजस्व का, इसको आपको दिमाग में रखना। ऐसा व्यक्ति है जिसने भू राजस्व की दर लगभग कितना कर दी थी? 50%। कि भैया अब मुझे 1/6 और 1/3 नहीं चाहिए, अब मुझे सीधे सीधे 1/2 50% चाहिए भू राजस्व। अच्छा, जितने भी बकाया भू राजस्व थे या जिसको हम फवाजिल कहते हैं, उनको वसूलने के लिए एक विभाग बनाता है, उसका क्या नाम है? दीवाने मुस्त खराज। यानी कि दीवाने मुस्त खराज विभाग बनाकर बकाया भू राजस्व को वसूलवाता है कि भैया एक भी बकाया किसी के पास बचना नहीं चाहिए, सारा वसूल के लाओ। नए अधिकारियों की नियुक्ति करता है, यही भू राजस्व वसूलने के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति, आमिल, मुशरीफ। पुराने अधिकारियों की प्रताड़ना करता है, जैसे खूत मुकद्दम चौधरी। मैंने बताया ना कि खूत मुकद्दम चौधरी लोग धर्म हिंदू इनका होता था, तो बरनी कहता है इनके बारे में कि खूत मुकद्दम चौधरी की जो महिलाएं होती थी वो पहले बहुत सोना वोना पहनती थी, लेकिन बाद में इनकी स्थिति ये हो गई कि ये जाके मुस्लिमों के घर में बर्तन धोने लगी। क्यों? क्योंकि इनकी वाट लगा दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नए नए कर लाया, घड़ी कर, चरी कर, खम्स। अच्छा, खम्स क्या है? खम्स मैंने आपको नहीं बताया, खम्स थोड़ा समझ लीजिए, खम्स है क्या? जो लूट का धन होता है, जैसे सेना कहीं गई है लूट के कुछ धन लाई तो उसको हम खम्स कहते हैं। कहीं कहीं खुम्स भी लिखा रहा है, KHUMS, कहीं कहीं खम्स लिखा रहेगा। ठीक। तो लूट का धन जो होता था वो खम्स कहलाता था। सेना ने लूट के लाया तो पहले शरीयत में क्या है? शरीयत में है कि जो लूट का धन है उसका 80% जो है सेना में बांट दो और 20% राजा अपने पास रख ले। ये है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? कहेगा नहीं भाई, अब 80% मैं रखूंगा, 20% सेना में बांट दो। खम्स। अलाउद्दीन खिलजी ये करेगा। अब देखिए आप कि ये सारी चीजें कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, सामाजिक सुधार भी किया। सामाजिक सुधार में क्या किया? जुआ, मद्य निषेध, भांग, मतलब जुआ, दारू, भांग, इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया, सारी चीजें बंद। अलाउद्दीन खिलजी जो है एक बहुत मजबूत शासक था। कमजोर शासक में जो उलेमा कौ, कौ, सब होते हैं, ये लोग हावी हो जाते हैं। जैसे कमजोर शासक अगर कोई हो तो उसमें उलेमा हुए और मौलवी हुए, ये लोग हावी रहते हैं। अलाउद्दीन शरीयत वरीयत में कोई भरोसा नहीं रखता था। अलाउद्दीन कहता था कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो जनता के लिए कर रहा हूँ, मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। जनता के लिए मैं जो भी कर रहा हूँ वो अच्छा ही कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि शरीयत में क्या लिखा है, अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे अंतिम समय में अल्लाह मेरे साथ क्या करेंगे। ये किसका वचन है? अलाउद्दीन खिलजी का वचन है। ठीक। तो मतलब ये शरीयत वरीयत किसी को नहीं मानता था। इसीलिए कहा जाता है कि पहली बार जब शरीयत को मान ही नहीं रहा तो कहा जाता है कि पहली बार
धर्मनिरपेक्ष शासन खिल्जियों ने स्टार्ट किया। और खिल्जियों में भी कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए कि ये सारी चीजें, सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, भूमि सुधार, सैन्य सुधार, ये तमाम चीजें अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। तो ये इतने टाइप के क्वेश्चन इससे बनेंगे, 70-80 टाइप के क्वेश्चन। अब मैं आपसे पूछूं कि बाजार नियंत्रण की पॉलिसी किसने लगाया? तुरंत आप बताएंगे। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के आइडियोलॉजी को समझिए, किस टाइप का व्यक्ति था, उसके आइडियोलॉजी को समझे। उसका तो पहला एक ही उद्देश्य था कि मैं पूरे विश्व को जीतूंगा। तो जब पूरे विश्व को जीतूंगा तो सिकंदर की तरह जीतूंगा, जैसे सिकंदर जीता था। इसलिए सिकंदर सानी की उपाधि लेता है। इसके सिक्कों पर सिकंदर सानी लिखा मिलता है। तो ये पूरा इसका जो उद्देश्य था कि पूरे विश्व को जीतूंगा, तो विश्व को जीतने के लिए एक मजबूत सेना चाहिए और धन चाहिए। अब मजबूत सेना के लिए सैन्य सुधार करता है, धन के लिए खर्च में कम करता है, सैन्य खर्च को कम करता है और आमदनी बढ़ाता है। खर्च को कम करने के लिए बाजार नियंत्रण की पॉलिसी लाता है, और आमदनी बढ़ाने के लिए लैंड रिफॉर्म करता है। लैंड रिफॉर्म में तमाम चीजें करता है, मतलब पैसा ही इकट्ठा करता है। इस प्रकार का अलाउद्दीन खिलजी था। अभी मैं इसके जब आगे इसके जब विजयों के बारे में बताऊंगा, उत्तर भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय, तमाम है, वो भी मैं आपको ऐसा ही बताऊंगा कि आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन मैं वो उसको आज नहीं बताऊंगा। कब बताऊंगा? अगले लेक्चर में। तो अलाउद्दीन खिलजी को अब सुनिए, मेरे लेक्चर को समझिए, कोई भी संशय हो पूछिए, और इसी तरह इसको नोट करिए, चिंतन मनन करिए। इसके बाद जब मैं अलाउद्दीन खिलजी पूरा पढ़ा दूंगा, तब आप क्वेश्चन हल करिएगा। देखिएगा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे छूटेगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।